नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे एस्ट्रोलॉजी चैनल लक्ष्मी सूत्रम एस्ट्रो में बहुत बहुत स्वागत है। प्रश्न कुंडली सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज मैं ये दूसरा वीडियो आपके पास लेकर आ रहा हूँ। इसको समझने के लिए आप वीडियो को एंड तक देखें तो आपके बहुत सारे कंसेप्ट इससे क्लियर होने वाले हैं। तो आज के वीडियो में सबसे पहला टॉपिक मैं ले रहा हूँ कि आपके पास एज एस्ट्रोलॉजर कोई भी नेगेटिव आता है और उसकी कोई भी चीज़ लॉस हो जाती है या खो जाती है, वो आपसे आकर क्वेश्चन अराइज करता है, पूछता है कि मेरी ये चीज़ मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो दोस्तों हमें क्या करना है, वो जब क्वेश्चन पूछता है उस टाइम की आप एक कुंडली बनाएंगे जिसे हम प्रश्न कुंडली बोलते हैं। अब उस कुंडली में आप देखिए, यदि आपका फुल मून हो लग्न में, फुल मून होता है जब आपका सन के बिल्कुल अपोजिट है, पूर्णमासी। यदि लग्न में फुल मून होगा तो 7th हाउस में सन प्रेजेंट होगा एंड इट इज एस्पेक्टेड बाई जुपिटर और वीनस। कोई भी शुभ ग्रह इन दोनों में से फुल मून को देख रहा हो तो पहली कंडीशन है लग्न में फुल मून होना चाहिए। फुल मून को देखने के लिए हम देखेंगे कि 7th हाउस के अंदर सन होगा, तभी लग्न में फुल मून होगा। तो लग्न में फुल मून है और उसको जुपिटर या वीनस देख रहा है तो हम उस नेटिव को रिप्लाई देंगे कि आपका जो भी लॉस्ट ऑब्जेक्ट है वो इमीडिएटली रिकवर होगा, आप घर जाइए, जाते ही आपको मिल जाएगा या अभी तक मिल गया होगा। सेकंड जो इसका आपका योग बनता है प्रश्न कुंडली के बेस पर, जब भी कोई नेगेटिव का सवाल होता है कि मेरी खोई हुई चीज मुझे मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो अब आप देखेंगे कि 11th हाउस के अंदर, प्रश्न कुंडली के 11th हाउस के अंदर यदि स्ट्रॉन्ग बेनिफिक प्लैनेट हो, बेनिफिक यहाँ पर जुपिटर और वीनस हो, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। षडबल में षडबल देखेंगे, यदि वो स्ट्रॉन्ग है तो हम उसको कह देंगे कि आपकी ये खोई हुई चीज इमीडिएटली मिल जाएगी, और यदि ऐसा नहीं है तो हम उसे कहेंगे कि मिलने में इसमें कुछ परेशानी आने वाली है। अब आज के इस वीडियो का जो नेक्स्ट पार्ट है वो मैं आपको बताने वाला हूं कि कई बार नेटिव हमारे पास आया और उसने अपना क्वेश्चन पूछा ही नहीं। उससे पहले ही हम कैसे जज करेंगे कि उसने किस बात से रिलेटेड क्वेश्चन हमसे पूछना है। तो ऐसे क्वेश्चन को हम मूक प्रश्न बोलते हैं। उसके मन के अंदर ही है प्रश्न और हमने एज ए एस्ट्रोलॉजर उसको जज कर लेना है कि ये क्या पूछना चाहता है, किस चीज से रिलेटेड पूछना चाहता है। तो इसमें इफ समवन कम टू यू एंड डोंट आस्क एनी क्वेश्चन देन हाउ टू नो अबाउट हिज क्वेरीज, इसको हम मूक प्रश्न कहेंगे। तो दोस्तों क्या है कि आपके सभी तरीके के प्रश्न को 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। ये 3 तरीके के मैटर में डिवाइड किया हुआ है। पहला मैटर होता है धातु या मेटल। इससे रिलेटेड जो मैटर होंगे वो होंगे मेटल होगा, इनएनिमेट ऑब्जेक्ट जैसे लैंड एटसेट्रा भी हो सकता है, और मिनरल्स जो कि अर्थ के अंदर मिलते हैं वो धातु कैटेगरी में आएंगे, और सभी मेटल जितने भी हैं धातु कैटेगरी में आएंगे। दूसरी कैटेगरी है आपकी मूल। मूल का मतलब होता है वनस्पति, वेजिटेबल्स, और मूल के अंदर वो ऑब्जेक्ट्स आएंगे जो कि प्लांट एंड वेजिटेबल से रिलेटेड है, या वो ऑब्जेक्ट्स जो एक जगह से दूसरी जगह मूव करके नहीं जा सकते अपने आप। प्लांट और वेजिटेबल एक जगह से दूसरी जगह खुद चलकर नहीं जाएंगे। और तीसरा तरीके का जो प्रश्न होगा या क्वेश्चन हो सकता है वो किसी जीव या लाइफ से रिलेटेड हो सकता है, एनिमल से रिलेटेड हो सकता है, लिविंग थिंग से रिलेटेड होता है, ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड हो सकता है। जैसे कोई पूछता है कि भाई इसकी मैरिज होगी कि नहीं होगी, बच्चा होगा कि नहीं होगा, पर्सन बचेगा नहीं बचेगा, ठीक होगा नहीं होगा, तो किसी इंडिविजुअल से रिलेटेड होगा। तो कोई भी नेटिव हमारे पास आता है तो वो 3 तरीके के क्वेश्चन पूछ सकता है। या तो कोई मेटेरियलिस्टिक चीज के बारे में पूछेगा, या लिविंग थिंग के बारे में पूछेगा, या आपका मूल के बारे में वो क्वेश्चंस पूछेगा। तो इन क्वेश्चंस का हम कैसे डिसाइड करेंगे कि नेटिव किस चीज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहा है, और जैसे सपोज वो धातु से रिलेटेड पूछ रहा है तो किस धातु से रिलेटेड उसका क्वेश्चन होगा। इसी तरीके से जीव से रिलेटेड पूछ रहा है, एनिमल से रिलेटेड पूछ रहा है, तो किस जीव से रिलेटेड, लिविंग थिंग से रिलेटेड उसका क्वेश्चन होगा। तो इसके लिए जो फर्स्ट रूल है
वो रूल है आपका, कोई भी प्लेनेट आप प्रश्न कुंडली प्रिपेयर करेंगे। नेटिव आया, उसने प्रश्न पूछा ही नहीं है, आपने इमीडिएटली जैसे ही वो आया वो कुछ पूछना चाहता है, आप प्रश्न कुंडली तैयार करेंगे। और प्रश्न कुंडली के टाइम पर, प्रश्न कुंडली क्या होती है, उस वक्त जो भी ग्रहों की स्थिति है वो आप रख दीजिए। आप सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हो, खुद बना चाहे बना सकते हो, वो प्रश्न कुंडली होगी। उसमें आप देखेंगे कि कोई भी प्लेनेट यदि हाउस नंबर 159 से एसोसिएटेड हो, ये हमारा हाउस नंबर 1 है, ये हमारा हाउस नंबर 5 है, और ये हाउस नंबर 9 है, इनसे दो तरीके से एसोसिएटेड हो, या तो इन्हीं हाउसेज में प्लेस्ड है या इनको एस्पेक्ट कर रहा है, दोनों तरीके से इन हाउसेज से वो आपका एसोसिएटेड हो। दूसरा क्या है आपको देखना है, लग्न इन नवांशा ऑफ दैट प्लेनेट। जो भी प्लेनेट आपका 1, 5 और 9 हाउस से एसोसिएटेड है, लग्न उस आपकी प्रश्न कुंडली की उसी प्लेनेट के नवांश में होनी चाहिए। मैं भी एग्जांपल भी दूंगा, और वो प्लेनेट खुद भी अपने ही नवांश में होना चाहिए। D9 चार्ट में अपनी ही राशि के अंदर प्लेनेट को भी होना चाहिए, और उसी प्लेनेट की राशि के अंदर लग्न भी हो, तब वो क्वेश्चन नेटिव का होगा, धातु से रिलेटेड और मेटल से रिलेटेड। अब मैं एक एग्जांपल लेकर बताता हूं, यहां पे मैंने चार्ट ले लिया है इसको समझाने के लिए। तो इस चार्ट को हम लेते हैं, इसके अंदर सपोज मैं इसको एरीज कुंडली लेता हूं, तो दिस इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 9 10 11 12 एरीज लग्न की कुंडली होगी। इसकी लग्न की डिग्री हम ले लेते हैं 2 डिग्री, और आपका सपोज मैं मार्स को प्लेस कर देता हूं 11 साइन में और 6 डिग्री पर। ये मार्स यहाँ पे प्लेस कर दिया मैंने, आपका 11 साइन के अंदर मार्स प्लेस्ड है, और इसकी डिग्रीज यहाँ पर ये मैं बना देता हूं, इट इज सपोज 6 डिग्रीज। मार्स 6 डिग्री पर है आपका 11 साइन के अंदर, ये 6 डिग्री पर मार्स रख दिया यहाँ पर। अब आप इसका यदि D9 चार्ट बनाओगे, तो फर्स्टली देखिए, पहली कंडीशन हम देखते हैं कि ये धातु से रिलेटेड क्वेश्चन है या नहीं। आप देखिए मार्स या 11 साइन से यदि 159 में तो प्लेस नहीं है, तो क्या देख रहा है, क्या, तो मैं देखता हूं ये आपका 5th हाउस को देख रहा है मार्स। तो हमारी फर्स्ट कंडीशन मीट होगी कि कोई भी प्लेनेट हाउस नंबर 1, 5 या 9 में प्लेस्ड हो, या उसे देखना चाहिए। अब मैं देखता हूं कि लग्न किस साइन में जाती है। यहां पर लग्न की डिग्री 2 है, तो यदि आप D9 चार्ट बनाओगे इसके, तो आपका D9 चार्ट की लग्न भी एरी साइन ही होगी, 1 साइन ही होगी लग्न भी। तो इसका मतलब 1 साइन किसका है, ये प्लेनेट जो है एस्पेक्ट कर रहा है, ये हुआ मार्स, तो मार्स के नवांश में ही लग्न चलेगी। तो जो प्लेनेट एसोसिएटेड है उसी के नवांशा में लग्न आपकी चलेगी। अब मैं इस मार्स को देखूंगा ये किस नवांशा के अंदर जाता है। तो हम यहाँ पे मार्स को देखते हैं, तो मार्स आपका 11 साइन में है 6 डिग्री पर। तो यदि 11 साइन में 6 डिग्री पर आप मार्स को देखोगे, तो D9 चार्ट में ये स्कॉर्पियो साइन या 8 साइन के अंदर जाएगा, तो D9 में भी ये अपने ही साइन के अंदर चला गया। तो यहाँ पे ऑल 3 कंडीशंस इस केस में आप बना के देख सकते हो फुलफिल हो रही हैं। ऑल 3 कंडीशंस फुलफिल हो रही है। कौन सी 3 कंडीशन फुलफिल हो रही है कि फर्स्ट वन, एनी प्लेनेट प्लेस्ड और एस्पेक्टिंग 159, लग्न इन द नवांशा ऑफ दैट प्लेनेट। यहां पर लग्न मार्स के ही नवांशा में है। प्लेनेट इज ऑल्सो इन इट्स ओन नवांशा। प्लेनेट कौन है, मार्स। मार्स भी अपने ही नवांशा में है। तो हम क्या कंक्लूड करेंगे कि जो नेटिव के मन में जो क्वेश्चन होगा वो धातु से रिलेटेड होगा। नेटिव के मन में जो क्वेश्चन होगा वो धातु से रिलेटेड होगा। दोस्तों, यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आगे मैं बताता हूं इन अबव केस मेटल का पता कैसे लगेगा कि किस मेटल से रिलेटेड क्वेश्चन है। अब ये भी तो क्वेश्चन में राइज होता है कि हमें पता चल गया कि भाई ये मेटल से रिलेटेड है, तो किस मेटल से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो मेटल में भी कनेक्टेड टू लग्न, जो लग्न है उससे कनेक्ट हो सकती है नवांशा, और मेटल कनेक्टेड टू नवांशा ऑफ प्लेनेट। मेटल कनेक्टेड टू नवांशा ऑफ प्लेनेट से भी मेटल कनेक्ट हो सकती है। सो इन दिस केस मेटल में बी कनेक्टेड टू लग्ना, लग्ना नवांशा, और मेटल कनेक्टेड टू नवांशा ऑफ प्लेनेट।
जो प्लेनेट है, लाइक इस केस में लग्न का नवांशा 1 है, एरीज साइन आया था, और प्लेनेट का नवांशा 8 आया था, स्कॉर्पियो आया था। तो एरीज साइन या स्कॉर्पियो साइन से रिलेटेड मेटल हो सकती है। एरीज और स्कॉर्पियो दोनों ही साइन आपके अग्नि साइन है, तो अग्नि साइन से रिलेटेड मेटल हो सकती है इस केस में। और उस केस में जो मेटल होती है वो कॉपर मेटल होती है। तो दोस्तों वीडियो अराउंड 10 मिनट्स का हो गया है, तो इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा आगे का पोर्शन। तो आप मेरे वीडियोस देखते रहिएगा। यदि आपको पसंद आता है तो लाइक करिएगा। थैंक यू।